चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों को आवाज़ आ रही है और सर की स्क्रीन नज़र आ रही है? यस सर। ठीक है। वी वर स्टडिंग रिक्वायरमेंट। जी जी, हम ये देख रहे थे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में रिक्वायरमेंट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और उसको किस तरह से लिया जाना चाहिए। और इसके लिए बाकायदा एक कोर्स है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, वो आप पढ़ेंगे डिटेल में। तो यहाँ हम उसकी समरी पढ़ रहे हैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। रिक्वायरमेंट हम बिजनेस के प्रॉब्लम से शुरू करते हैं या बिजनेस की ऑब्जेक्टिव से शुरू करते हैं, बट वी आर स्टडिंग द प्रोसेस। ठीक है। तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में एक पार्ट है रिक्वायरमेंट को लेना, एनालाइज करना, डॉक्यूमेंट करना। ठीक है ना। तो इसको रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट कहते हैं। और फिर जब ये रिक्वायरमेंट नेक्स्ट फेज पे चली जाएगी, डिज़ाइन डेवलपमेंट टेस्टिंग पे, तो वहाँ रिक्वायरमेंट को मैनेज करना, यानी सही वर्जन आपके पास आए, रिक्वायरमेंट ट्रेसेबल हो, जो फीचर्स मांगे गए हैं और चेंज ना हो, पॉसिबली चेंज ना हो, अगर हो तो उसको कंट्रोल किया जाए। तो इन चीज़ों को हम समझेंगे। ठीक है ना। तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, जैसे पहले कंप्यूटर साइंस होता था, लेकिन कंप्यूटर साइंस में बिजनेस एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़नी पड़ी। जब उसमें मज़ीद स्पेशलाइजेशन हुई तो आपको रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग उसका एक स्पेशलाइजेशन हो गया। इसी तरह से क्वालिटी इंश्योरेंस एक स्पेशलाइजेशन हो गया एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। इसी तरह से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक स्पेशलाइजेशन हो गया। यानी सारी चीज़ें पढ़ के, अदर देन डेटाबेस, अदर देन लैंग्वेज, आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। अच्छा प्रोसेस क्या होता है, मिस्टेक्स नहीं होती हैं, किस तरह से अवॉइड करेंगे। तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग को हम थोड़ा सा पढ़ रहे हैं बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये रिक्वायरमेंट आपने सही नहीं समझी। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये तो प्रोसेस है, लेकिन इसके अलावा हमने एक स्किल सेट भी बताया था कि यानी ये डेवलपर जो है या डिज़ाइनर है या जो टेस्ट इंजीनियर वाले लोग हैं, ये रिक्वायरमेंट नहीं ले सकते हैं आज के वक्त में। ठीक है ना। जो लेते हैं उनको डोमेन का एक्सपर्ट होना चाहिए, एक्सपर्ट नहीं तो कम से कम रिलेटिवली एक अच्छी नॉलेज उनको होनी चाहिए। ठीक है। ताकि वो रिक्वायरमेंट ले सकें, डॉक्यूमेंट्स ले सकें और समझ सकें। ठीक है। उसको उस इंडस्ट्री के पेन एरिया का पता होना चाहिए। ठीक है। तब मैं बताता हूँ व्हाट इज़ पेन एरिया। तो जब ये बात करेगा तो बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी में बात करेगा, या इंश्योरेंस में की कंपनी में गया तो इंश्योरेंस की टर्मिनोलॉजी में बात करेगा, या किसी और इंडस्ट्री में गया है तो उसमें बात करेगा। ठीक है। बात करेगा, समझेगा, रिक्वायरमेंट लेगा और स्पेसिफिकेशन लिखेगा। ठीक है। और स्पेसिफिकेशन लिखने के बाद कस्टमर को दोबारा से दिखाएगा। वैलिडेशन का मतलब है कस्टमर को दोबारा से जाएगा। तो हम यहाँ बहुत डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का कोर्स मुझसे पढ़ा तो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। तो हम यहाँ पर सिर्फ एक लेक्चर के अंदर इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी थी तो उसमें रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का एक टॉपिक पढ़ा था। ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, समझ में आ रही है? देर आर टू पार्ट्स। ठीक है। तो अगर ये जो हमने वाटरफॉल पढ़ा था रिक्वायरमेंट लेना, तो ये रिक्वायरमेंट लेने का एक तरीका है। उसके बाद फिर डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। ठीक है। हम आगे चलते हैं, इन चीज़ों को ज़रा डिटेल में देख लेते हैं। पढ़िए, फिर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। बात ये हुई थी कि हम सॉफ्टवेयर के अंदर फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी हमें चाहिए होती है, तो दैट इज़ द थर्ड लेवल। ठीक है। दैट इज़ द थर्ड लेवल। उससे पहले हमें मालूम होना चाहिए कस्टमर का प्रॉब्लम क्या है, उससे हमें मालूम होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉब्लम क्या है। तो ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉब्लम इज़ ए बिजनेस ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना, कि भाई ये मसला हल करना है आपने। ठीक है। फॉर एग्जांपल, हमने अभी पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि सेल्स नहीं बढ़ रही है हमारी। सेल्स नहीं बढ़ रही है तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहेगा सर मैं कैसे सेल्स बढ़ाता हूँ, मैं तो ना सेल्स का आदमी हूँ ना सर। तो वो प्रॉब्लम बताएगा आपको, क्योंकि मैं फलानी फलानी इन्फॉर्मेशन हमारी सारी ब्रांचेस की नहीं मिल पे आती है ऑनलाइन, इसलिए सेल नहीं बढ़ती है। अच्छा, आप कहते हैं अच्छा ये मसला है, तो बिजनेस ऑब्जेक्टिव से आप उसको रिलेट करेंगे। फिर आप स्टेक होल्डर का मतलब है डिपार्टमेंट से पूछेंगे कि भाई क्या चैलेंजेस हैं सेल्स के लोगों को
एंड देन व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल। तो हमने फंक्शनल भी पढ़ लिया था, नॉन फंक्शनल भी पढ़ लिया था। फंक्शनल हमने ये पढ़ा था कि जनाब जो स्क्रीन रिपोर्ट पे फंक्शनैलिटी चाहिए, जो फीचर्स चाहिए, दैट इज़ फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, लेकिन अगर स्क्रीन अवेलेबल हो, स्क्रीन आसानी से मॉडिफाई हो, स्क्रीन की परफॉर्मेंस यानी ऐसा ना हो कि वो कहीं पुराने सर्वर पे हो, मैं डेटाबेस को दबाऊं तो फिर वो 3 मिनट बाद मुझे जवाब दे कि जी ठीक है। तो परफॉर्मेंस, या मैं अगर इंटरनेट कनेक्ट कर रहा हूँ तो वो स्क्रीन चल पड़ी है, वहाँ से अभी आ रही है, फ़ौरन जवाब नहीं देती है। तो परफॉर्मेंस एक इशू है, स्केलेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, ये सारी चीज़ें जो है ना नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। ठीक है, बिजनेस रूल्स पता होने चाहिए आपको, सजेशन सोल्यूशन यानी आपको मालूम होना चाहिए बैंकिंग में क्या होता है, फलाने में क्या होता है। ठीक है ना, ये सारी देखने के बाद तो दैट इज़ आपकी रिक्वायरमेंट को डिवेलप करना। ठीक है ना, कस्टमर के साथ बैठना, समझना। अंडरस्टैंड द रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। क्वालिटी एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? अम, जब आपको रिक्वायरमेंट कोई देता है तो उसका कौन ओनर है। ठीक है ना, अगर उसका ओनर कोई बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत है ऑर्गेनाइजेशन की, चेयरमैन साहब हैं, तो वो एक एट्रीब्यूट है। तो आपको मालूम होना चाहिए ये रिक्वायरमेंट बहुत अर्जेंटली रिजॉल्व होनी चाहिए। ठीक है, दैट इज़ एन क्वालिटी एट्रीब्यूट। या ये किसी और चीज़ से तो अटैच नहीं है, या किसी और चीज़ से तो इंटीग्रेट नहीं हो रहा है। ठीक है, इसकी प्रायोरिटी क्या है। अब ये सारे उस रिक्वायरमेंट के एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, वो हम जब रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, लेकिन बहरहाल जब आप ले रहे होते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट। एवरीथिंग इज़ नॉट सेम इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो उसकी प्रायोरिटी पता होना चाहिए, कितनी जल्दी चाहिए। बाज़ दफ़ा होता है ना कि ये चीज़ हमें जल्दी चाहिए, तो आपको मालूम होना चाहिए कस्टमर ने एक रिक्वायरमेंट मांगी थी, या फिर आपको मालूम होना चाहिए ये वाली जो रिपोर्ट है ये जल्दी से बना के देंगे बिकॉज ये चेयरमैन को देखनी होती है। ठीक है, निगोशिएटिंग द इम्प्लीमेंटेशन प्रायोरिटीज। अच्छा, कस्टमर बताता है, कहता है हमें ये चीज़, सारी चीज़ें जल्दी चाहिए, तो फिर वो निगोशिएट कैसे करेंगे, क्योंकि अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं होती आपके पास। ठीक है, translating the collected user need into written requirements, specifications and model। अब कस्टमर बता देता है हमें ये चाहिए, मसलन हमें एक रिपोर्ट चाहिए सेल्स की, जिसमें तो कस्टमर जो बता रहा है उसको एक्चुअली कन्वर्ट कैसे करेंगे, स्क्रीन में कैसे कन्वर्ट। अच्छा, स्पेसिफिकेशन का मतलब है फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी, यानी एक स्क्रीन चाहिए। फॉर एग्जांपल बैंकिंग की एप्लीकेशन बन रही है, तो उन्होंने कहा कि जनाब इंट्रूडर को लॉगिन नहीं होना चाहिए। तो इंट्रूडर को लॉगिन नहीं होना चाहिए, तो उसका मतलब है मैं क्या करूँगा, एक स्क्रीन बनाऊंगा, उसमें लोगों को यूज़र आईडी दूंगा, पासवर्ड दूंगा। तो ये स्पेसिफिकेशन है, एक स्क्रीन बनेगी। उसने बताया जी इंट्रूडर यानी अनऑथोराइज्ड यूज़र को मेरी एप्लीकेशन में नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, तो फिर आपने कहा यूज़र आईडी एंड पासवर्ड, और दो तरह से और तरह से मॉडल होते हैं। जब रिक्वायरमेंट समझ में नहीं आती है तो कॉम्प्लेक्सिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए मॉडल बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई सेल्स का प्रोसेस बता रहा है कि जनाब यहाँ से फैक्ट्री से माल आता है हमारी दुकान में, और फिर दुकान से हम सुबह सुबह गाड़ियों में लेके निकलते हैं बाज़ार में, और फिर जो जो चीज़ें लेनी होती है वो हम कस्टमर को देते हैं, उसको पैसे लेते हैं या उससे हम इनवॉइस दे देते हैं, और फिर हम आ जाते हैं और फिर हम बताते हैं कि हम क्या लेके गए थे। मतलब प्रोसेस को समझने के लिए आप मॉडल बनाते हैं। ठीक है, जितना कॉम्प्लेक्स होता है मॉडल उसको आसान करता है। ठीक है, तो ये सारा लिखने का तरीका है, रिक्वायरमेंट लिखने का तरीका है। ठीक है, एक तो बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए, फिर आपको लिखने का तरीका आना चाहिए। ठीक है, हम डीएफडी मॉडल कैसे बनाते हैं, हम यूज़ केस कैसे बनाते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी को मॉडल के थ्रू कैसे आसान करते हैं, ये हम समझेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप में से अगर कोई किसी को रास्ता बता रहा हो और उसकी समझ में ना आ रहा हो, तो आप कहेंगे ठहरो इधर आओ, कॉपी पेंसिल लिया आपने, कहा कि देखो तुम यहाँ खड़े हुए हो, यहाँ से सीधा जाओगे, फिर यहाँ से मुड़ोगे, तो वो मॉडल बना के समझना आसान हो जाएगा। तो इसी तरह से जब प्रोसेस समझा रहे हैं और किसी की समझ में नहीं आ रहा है, और ख़ास तौर पे जब डॉक्यूमेंट करना है, तो आप मॉडलिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी को आसान करने के लिए आप, क्योंकि रिक्वायरमेंट अगर आपको समझ में नहीं आ रही, मॉडल समझ में नहीं आ रहा, तो आप बनाएंगे कैसे। ठीक है, तो ये लिखना, डॉक्यूमेंट करना स्पेसिफिकेशन को।
आखिरी बात है रिव्यूइंग द डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स टू एंश्योर अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। अब ये जुमले को जरा गौर से सुनिए और समझिए। एग्री होना कि रिक्वायरमेंट है क्या, एग्री होना कि स्कोप है क्या, एग्री होना ये ज़रा मुश्किल काम है। क्यों मुश्किल काम है? बिजनेस के आदमी, फॉर एग्जांपल सेल्स के आदमी, सेल्स की ज़ुबान समझते हैं, उनको वो टर्मिनोलॉजी पता है, वो सारी डिटेल पता है। आपको वो डिटेल नहीं पता है। तो एक पेज पे डॉक्यूमेंट लिखना और दोनों का समझना और कॉमन अंडरस्टैंडिंग इस्टेब्लिश करना ज़रा मुश्किल काम है। तो आपको वो सारे टूल्स की मदद लेनी पड़ेगी। अंग्रेज़ी भी लिखेंगे, मॉडल भी बनाएंगे और उसको समझाएंगे भी। तो दोनों का कॉमन अंडरस्टैंडिंग, उसको भी समझ में आ जाए कि क्या मिलेगा और आपको समझ में आ जाए क्या बनाना है। ये मुश्किल काम है और यही काम बिजनेस एनालिस्ट का या रिक्वायरमेंट इंजीनियर का है। ठीक है ना? ऐसी चीज़ बनाना जो उसकी समझ में आ जाएगी। आपको तो समझ में आ रही है क्योंकि आपने तो बनाया है ना, उसको समझ में आना ज़रूरी है। ठीक है? तो ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। समझ में आएगा तो वो यस कहेगा या नो कहेगा। ठीक है? समझ में नहीं आएगा तो वो कैसे उसको उस पर कॉमेंट देगा। ठीक है? तो इसके लिए एक एफर्ट लगती है। इसके लिए रिक्वायरमेंट इंजीनियर को वो चीज़ें सीखने की ज़रूरत है जिससे कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो। मसलन मैंने एसआरएस बनाया है, उसमें यूज़ केस लिखे हुए हैं। ठीक है ना? यूज़ केस हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, कस्टमर को समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करना चाहिए आपके ख्याल में? अगर मैंने एक डॉक्यूमेंट में यूज़ केस बनाया है तो और कस्टमर के समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करना चाहिए? समझाना चाहिए, नहीं समझाना चाहिए, क्या करना चाहिए? एनी सजेशन? लोग सुन रहे हैं? सवाल सुना सर का? सर क्या कह रहे हैं? सवाल समझ में आया? चलिए सर, लॉग इन हो गए सारे लोग। जी, क्या जवाब है जनाब? रिपीट कर दें। ये आखिरी वाली चीज़ है, रिव्यू द डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स टू एंश्योर अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। यानी मैंने कस्टमर की मीटिंग में गया, तकरीर सुनी, उसने जो कुछ कहा और मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसको हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कहते हैं। वो बनाने के बाद मैंने कस्टमर को दिखाया ताकि कस्टमर समझ ले, देख ले कि यही कुछ है कि नहीं है। तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग दोनों की ज़रूरी है। यानी कस्टमर को मैंने बनाया है लेकिन मेरी समझ में तो आ रहा है, लेकिन कस्टमर की समझ में आना भी ज़रूरी है। ठीक है? कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए तो मैंने सवाल ये कहा कि उसमें मैंने यूज केस डाले हैं जो कस्टमर ने पहली दफ़ा देखे और उसकी समझ में नहीं आ रहे। अब मुझे क्या करना चाहिए? ये है सवाल। कोई बताएगा सर को? जी, क्या जवाब है? मॉडल बनाना चाहिए और सिंप्लीफाई करना चाहिए। मॉडल तो बना दिया ना भाई, यूज केस बना के दे दिया, उसको समझ में नहीं आ रहा। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? ठीक है, उसके दो तरीके हैं। देखिए, दो तरीके हैं। एक तो मैं यूज केस ना बनाऊं, अंग्रेजी में लिखूं, मॉडल ना बनाऊं, और दूसरा ये है कि मैं उसको मॉडल समझा दूं कि यूज केस होता है क्या है। तो एक बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप अपने मॉडल्स को बनाना नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उस आपने पढ़ा हुआ है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के मॉडल बना के चीज़ें साइन होती हैं। अब उसकी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि उसने तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी नहीं है, डीएचयू में दाखिला नहीं लिया हुआ। तो आप कहते हैं अच्छा एक मिनट, ठीक है, तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि उस डॉक्यूमेंट को आप उसको समझा देते हैं कि जनाब देखिए इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है। तो ठीक है, तो यूज़ केस आप कहते हैं अच्छा चलिए मैं आपको 10 मिनट दीजिए, मैं आपको यूज़ केस समझा देता हूँ। और यानी मैं चाइनीज़ बोल रहा हूँ लेकिन आपको चाइनीज़ नहीं आती है तो इसलिए डॉक्यूमेंट समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बट उसको चाइनीज़ सिखा देते हैं। ठीक है, तो दैट्स अ गुड प्रैक्टिस। यानी वो डॉक्यूमेंट पढ़ना सिखा देते हैं उसको, तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन में। और ये हम इसलिए कह रहे हैं कि हम अब जब किसी बड़े बैंक में या किसी जगह काम करने जाते हैं तो हमें मालूम है जब इनको डॉक्यूमेंट दिखाएंगे तो इनकी समझ में नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, उनको पहले से एक सैम्पल डॉक्यूमेंट जो पहले बनाया हुआ होता है किसी और के लिए कस्टमर को, वो हम भेज देते हैं। और फिर हम कहते हैं कि आपकी समझ में क्या नहीं आ रहा है इसमें से। तो वो देखता है, कहता है अंग्रेजी तो समझ में आ रही है लेकिन ये डायग्राम समझ में नहीं आ रहा। तो हम कहते हैं अच्छा ठीक है, हम ऐसा करेंगे, डायग्राम आपको समझा देंगे 10 मिनट में, फिर आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। कहता है फिर ठीक है। तो हम उसको वो चीज़ें सिखा देते हैं जिससे
तो इससे बेहतर क्या होता है, ये होता है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग एक जैसी हो जाती है और वो समझने लगता है। ठीक है, वी डू इट बाय मॉडलिंग। ठीक है, अब बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है, इसमें क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस नीड है कि जी वांट टू हैव अ सॉफ्टवेयर दैट कैन मेंटेन रॉ मटेरियल। ठीक है, यानी हम अगर एक चिप्स बनाने की कंपनी है या ठीक है, तो वहाँ पर रॉ मटेरियल हमारे पास होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारे पास आलू ख़त्म हो गए, फलानी चीज़ ख़त्म हो गई, तो जब भी वो लो लेवल में जाए तो हमें बता दे, तो ये उसकी नीड है। ठीक है ना, तो सोल्यूशन स्कोप क्या है जनाब, टेल अस द रॉ मटेरियल पोजीशन, लो लेवल क्या चीज़ है, अप्रूव्ड वेंडर क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें होंगी जो आप डाल देते हैं। इसमें परचेज का आइटम नहीं होगा, यानी परचेज का सोल्यूशन इसमें नहीं होगा। हम रॉ मटेरियल या इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहते हैं इसको, या मटेरियल मैनेजमेंट कहते हैं, वो वाले आइटम तो इसमें होंगे आपके सॉफ्टवेयर में, लेकिन इसमें परचेज का मॉड्यूल नहीं होगा। ये एक्सक्लूजन लिखा हुआ है आपने। ठीक है ना, और अब बात ये कि अगर आपने मटेरियल मैनेजमेंट और इन्वेंट्री मैनेजमेंट नहीं पढ़ा हुआ है तो प्रॉब्ली यू विल हैव डिफिकल्टी इन रिक्वायरमेंट लेना। तो जो बात हम बार बार कर रहे हैं कि जनाब डोमेन का एक्सपर्ट होना ज़रूरी है, डॉक्यूमेंट करना ज़रूरी है। ठीक है ना, तो अभी आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में इसलिए नहीं आ रही होंगी जो सर कह रहे हैं बैंकिंग की, इसकी इसलिए कि आपने वो चीज़ें पढ़ी नहीं है। तो इसका मतलब है लिमिटेशन आपकी टेक्नोलॉजी है, आप टेक्नोलॉजी पे फोकस करने वाले लोग हैं लेकिन रिक्वायरमेंट लेना नहीं आता है, और यही प्रॉब्लम होती है। एक तो इनटेंजिबल है, दूसरा डोमेन की नॉलेज नहीं है, तो चैलेंज होता है, हम उसकी ज़ुबान नहीं समझते, और फिर कस्टमर जब हम डिलीवरी करते हैं तो फिर कस्टमर नाराज़ हो जाता है। ठीक है ना, सेटिस्फाई नहीं होता। आगे चलते हैं। अब रिक्वायरमेंट बेस लाइन क्या चीज़ होती है, कोई बताएगा व्हाट इज बेस लाइन? डिफाइनिंग द रिक्वायरमेंट बेस लाइन, यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है, इंडस्ट्री में भी यूज होगा, बेस लाइन चेंज कर रहे हैं आप, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेस लाइन? तो बताएगा सर को। देखिए आगे लिखा हुआ है बेस लाइन का मतलब है रिव्यू एन एग्रीड रिक्वायरमेंट। ठीक है ना, ये आगे लिखा है रिप्रेजेंटिंग द करंटली एग्रीड अपॉन रिक्वायरमेंट्स फॉर स्पेसिफिक रिलीज। तो होता क्या है कि जब आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो मैं पीछे जा रहा हूँ डायग्राम दिखाने के लिए, फिर आपको बताऊंगा कि बेस लाइन क्या चीज़ होती है। ये देखिए, ये रिक्वायरमेंट मैंने मीटिंग की, इलिस्ट्रेशन का मतलब है मीटिंग की, एनालिसिस की, फिर एक एसआरएस बनाई, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन वर्जन 1, फिर ये कस्टमर को दिखाया, कस्टमर ने इसको रिव्यू किया और एग्री किया या डिसएग्री किया। अगर डिसएग्री किया तो ये दोबारा आ जाएगी, चेंज होगी और वर्जन 2 बनेगा। तो वर्जन 2 जो है वो एग्री हो गया है। तो जब एग्री हो गया है तो बेस लाइन है, अब ये डिज़ाइन डेवलपमेंट में चली गई है। ठीक है, तो हो सकता है कि ऐसा ऐसा आपकी चेंज हो, वर्जन 1 बनाया तो उसने कहा ये पेज नंबर 6 पे ये चेंज कर लो, पेज नंबर 3 पे ये चेंज कर लो, तो एसआरएस का वर्जन 2 बन गया। जब वैलिडेशन हुई तो उसने सजेस्ट किया चेंज करना, ये गलत है, ये सही है, इसको ऐसा कर लो। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, कौन सा एग्री हुआ? जनाब बेस 2 जो है ना वो, यानी वर्जन 2 जो है वो एग्री हो गया। ठीक है, क्योंकि कस्टमर ने थोड़ी सी चेंजेस बताई थी, तो वर्जन 2 इज ए बेस लाइन नाउ। ठीक है, रिव्यू एंड एग्रीड, एग्रीड कब होगा? जब दोनों को समझ में आ रहा होगा, कॉमन अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, और हमने कहा कि कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप बैठ के सिखाएंगे, समझाएंगे उसको, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, ताकि उसको मालूम हो कि क्या मिलने वाला है। इसीलिए जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो प्रोटोटाइपिंग करते हैं, मॉडलिंग करते हैं। आज का आपका ये मतलब है ना, फॉर एग्जाम्पल एक रिपोर्ट मांग रहा है और मैं उसकी बोर्ड पे तस्वीर बना देता हूँ, कॉलम, और उस पर रो बना देता हूँ, कहता हूँ यही चाहिए ना, वो कहता है हाँ यही चाहिए। तो व्हाट आई एम डूइंग इज मॉडलिंग। मॉडलिंग का मतलब है मैं डायग्राम बना के समझना चाह रहा हूँ कि यही चाह रहे हैं आपको, कहते हैं हाँ। ठीक है, तो फिर उसमें कहता है नहीं चेंजेस, तो मैं चेंजेस कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो बेस लाइन का क्या मतलब है? जो एसआरएस का वर्जन आपके साथ रिव्यू हो गया और एग्री हो गया, वही आगे जाना चाहिए। अब थोड़ा सा यहाँ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट को भी समझ लेते हैं। अच्छा, हमने एक रिक्वायरमेंट बनाई और हमने उसको पीछे जाता हूँ फिर से, एसआरएस का वर्जन 1 बनाया और कस्टमर ने उस पर चेंजेस करवाई।
वो चेंजेस करने के बाद डिज़ाइन और डेवलपमेंट के बाद वो वाला वर्जन जाना चाहिए जो चेंज हुआ है, यानी वर्जन 2। सही है, बात सही है। यानी जो आपने डिज़ाइन डेवलपमेंट की हो वो लेटेस्ट वर्जन पे काम होना चाहिए ना, वर्जन 2 पे काम होना चाहिए। सही है ये बात या गलत है? बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? अच्छा, मैसेजेस पे जवाब आ रहे हैं। सही है। अच्छा, गलती से वर्जन 1 चला गया तो क्या होगा? यानी जो एक्सेस किया वो आपने वर्जन 1 पे काम शुरू कर दिया डिजाइन एंड डेवलपमेंट में, तो क्या होगा आपके ख्याल में? व्हाट वेंट रॉन्ग? क्या होगा भाई? गलती ये होगी कि जनाब जो रिक्वायरमेंट है वो इनकम्प्लीट होंगी, क्योंकि वर्जन 1 में इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट थी, वैलिडेशन हुई, चेंज हुई, तो वर्जन 2 आया। वर्जन 2 इज नाउ बेस लाइन। लेकिन ये जो टीम काम कर रही है वो गलती से वर्जन 1 पे काम कर रही है, तो इनका काम में मिस्टेक्स हैं, एरर्स हैं। तो इसका मतलब है यहाँ से यहाँ जब डॉक्यूमेंट जाएगा तो चेक इन एंड चेकआउट होना चाहिए, इन लोगों को लेटेस्ट वर्जन मिलना चाहिए और इनको मालूम होना चाहिए कि हमें डॉक्यूमेंट कैसे उठाना है। इसको कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। तो डिफरेंट टीम होंगी तो डॉक्यूमेंट कंट्रोल होने चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह से डिज़ाइन होगी तो डिज़ाइन करने के बाद जो लेटेस्ट वर्जन है वो डेवलपमेंट टीम के पास जाना चाहिए। इसी तरह से टेस्टिंग के वर्जन होंगे, ठीक है। तो ये वर्जन कंट्रोल्स खाली सॉफ्टवेयर का नहीं होता है, बल्कि हर डॉक्यूमेंट का वर्जन कंट्रोल होना चाहिए, जिसको कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। तो अगर आपने गिट हब और गिट लैब का नाम सुना है तो देर आर टूल्स नाउ, लेकिन एक्चुअली वो वर्जन को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो वर्जन कंट्रोल या कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का वर्ड आपने सुन लिया, उसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेस लाइन का करेक्ट वर्जन आगे जाना चाहिए जो एग्री हुआ है, ठीक है। और इन केस अगर रिक्वायरमेंट मजीद चेंज हुई है तो फिर कैसे चेंज होगा उसको कंट्रोल करना चाहिए। कंट्रोल का क्या मतलब है भाई, ये चेंज क्यों आई है, रिक्वायरमेंट हो गई थी, अप्रूव हो गई थी, तो उसका इम्पैक्ट देखना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट चेंज करने में 2 घंटे में हो जाएगा या 2 हफ्ते में होगा या 2 महीने लगेंगे, और कोई अप्रूवल देगा। ऐसा नहीं है कि आपने कहा और उसने चेंज कर दिया। देयर हैज़ टू बी एन अप्रूवल, ठीक है, क्योंकि छोटी बड़ी चेंज नहीं, अप्रूवल होना चाहिए। तो वो उसको कहते हैं रिक्वायरमेंट को कंट्रोल करना। तो जब आपने रिक्वायरमेंट की रिक्वेस्ट की तो उसका एक डॉक्यूमेंट बनेगा और वो अप्रूव होगा, और वो फिर अगर अप्रूव हो गया, वरना डेफर हो जाता है, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू कंट्रोल द चेंज, ठीक है। इनकॉर्पोरेटिंग अप्रूव्ड रिक्वायरमेंट चेंज इनटू द प्रोजेक्ट इज ए कंट्रोल्ड वे। अगर आप उसको नहीं करेंगे तो फिर वो मुश्किल हो जाएगी। फिर आपने एक प्लान बनाया होगा, ठीक है ना, तो अगर आप थोड़ी थोड़ी चेंज करते जाएंगे तो प्लान डिस्टर्ब होगा, ठीक है ना। आपने सोचा था कि ये वाली रिपोर्ट मैं 3 दिन में बना दूंगा, जो आपने दिखाया तो उसने कहा थोड़ा सा चेंज कर दो, थोड़ा सा चेंज कर दो, ये एडिशनल रिपोर्ट बना दो, तो उसमें 5 दिन लगे। इसी तरह से एक और रिपोर्ट में गया तो उसमें भी 5 दिन लगे। तो जो काम 6 दिन में होना था या हफ्ते भर में होना था वो 2 हफ्ते में हुआ। तो इट विल इम्पैक्ट द होल प्रोजेक्ट टाइमलाइंस। तो आप इसलिए अप्रूवल होना, लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नंबर 3 लाइन है ट्रेसिंग द रिक्वायरमेंट to their corresponding design, source code and test case। अच्छा, थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि मैं ये डायग्राम बोर्ड पे बनाया करता था। आई डोंट नो आई हैव दैट डायग्राम, नो दिस इज नॉट। बहरहाल चलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं आपको बना के डायग्राम कल वल दिखा दूंगा, ठीक है। या नेक्स्ट उसमें रिक्वायरमेंट ट्रेस का क्या मतलब है? रिक्वायरमेंट ट्रेस का मतलब ये है कि अगर देखिए, अगर कस्टमर ने आपको 100 फीचर्स की रिक्वायरमेंट की है, रिक्वायरमेंट क्या है? 100 फीचर्स। रिक्वायरमेंट नंबर 1, रिक्वायरमेंट नंबर 2, रिक्वायरमेंट नंबर 100। तो जो आपकी डिज़ाइन है, डेवलपमेंट है, टेस्टिंग है, जब डिलीवरी हो तो मेरे पास 100 फीचर होने चाहिए। फीचर नंबर 1, फीचर नंबर 2, फीचर नंबर 3 एंड फीचर नंबर 100। ये कैसे होगी? जब मैं रिक्वायरमेंट लूंगा तो उसको डिज़ाइन में कन्वर्ट करूंगा, डिज़ाइन को मैं कोडिंग में कन्वर्ट करूंगा, कोडिंग को फिर कस्टमर को डिलीवरी करूंगा। तो ये मैं कोड क्यों लिख रहा हूँ? इसलिए कि जनाब डिज़ाइन में है। ये डिज़ाइन में क्यों है? इसलिए कि जी ये रिक्वायरमेंट है। तो ट्रेस होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट ट्रेस होनी चाहिए, फॉरवर्ड ट्रेस कि जनाब हम ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है। इसको इसकी तरह से एग्जांपल समझ लीजिए।
कि आप एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं जहाँ पर 20 टेबलें हैं, ठीक है। तो आप तो किचन में नहीं जाते हैं, आप टेबल में ही बैठे रहते हैं। एक आदमी आपके पास आता है, आपकी रिक्वायरमेंट लेता है और उसको मालूम होता है आप किस टेबल पे बैठे हुए हैं। आपकी रिक्वायरमेंट लेता है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, बिरयानी, सालन, जो भी है, वो लिख लेता है कागज़ पे और आपके किचन में जाके, किचन इज़ ए डिज़ाइन डेवलपमेंट टेस्टिंग, वहाँ बताता है 15 मिनट में आपका बन जाता है। फिर वो जब डिलीवरी होती है तो वही चीज़ ट्रेस करता है कि जो आपने ऑर्डर किया था वो किचन में बना और वही आपकी टेबल पे आ गया। अगर ये ट्रेसेबिलिटी ना हो कि कौन सी टेबल का ऑर्डर है और क्या है, तो ऐसा बहुत मुमकिन है कि आ, आपका ऑर्डर कहीं और चला जाए, किसी और का ऑर्डर। तो ट्रेसेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। तो ट्रेसेबिलिटी क्यों ज़रूरी है? कि सॉफ्टवेयर के अंदर विजिबिलिटी नहीं होती है कि क्या चाहिए, कितना चाहिए। तो हर रिक्वायरमेंट को लिखना, उसको नंबर देना, रिक्वायरमेंट नंबर 1, रिक्वायरमेंट नंबर 2, और उसको ट्रेस करना आगे, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। उसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे, लेकिन ये रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है। लेकिन सर यहाँ समझने वाली बात यह है कि कोई रिक्वायरमेंट ज़बरदस्ती नहीं होगी और कोई रिक्वायरमेंट डिलीट नहीं होगी। कस्टमर ने जो बताया है वो लिखना है आपने, और वो डिलीवरी के अंदर आना चाहिए। तो 100 रिक्वायरमेंट है तो 100 और फंक्शनैलिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो दैट इज ट्रेसेबिलिटी, ठीक है। ट्रैकिंग रिक्वायरमेंट, स्टेटस चेंज, ठीक है ना। तो ये आपको करना चाहिए कि कोई चेंज हुआ है तो आपको डॉक्यूमेंट करना चाहिए, ठीक है। अब ये जरा देख लीजिए रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट, जो आपने पहले वाली डायग्राम देखी थी, वही डायग्राम है, ठीक है ना। ये वहाँ पर लेफ्ट साइड पे थी, यहाँ पर ऊपर है कि ये कस्टमर हैं, सारे लोग हैं, ये रिक्वायरमेंट दे रहे हैं, आप लिख रहे हैं। और वही जो प्रोसेस था रिक्वायरमेंट का, एलिसिटेशन मीटिंग करेंगे, एनालाइज करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे, रिव्यू नेगोशिएट करेंगे, ये सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट बन गया तो रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट हो गई। फिर आपने डिज़ाइन डेवलपमेंट टीम को दे दिया, तो ये डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट टीम, उसमें कोई चेंज नॉर्मली नहीं होती है, ठीक है ना। करंट बेस लाइन से आप कर लेते हैं, रिवाइज बेस लाइन कोशिश करते हैं कि ना हो, खासतौर पे प्लान ड्रिवन में, प्लान ड्रिवन या वाटरफॉल में आप कोशिश करते हैं कि चेंज ना हो, ठीक है। फिर क्योंकि चेंज आती है तो फिर हम एजाइल के ऊपर जाते हैं, ठीक है ना। तो वो एक अलग प्रोसेस है एजाइल के ऊपर, क्योंकि हम करते ही थोड़ा थोड़ा से हैं, वही बताता है हमें। जो एजाइल में हमने पढ़ा था, क्विक डिलीवरी होती है और फीडबैक होता है, ठीक है ना। तो ये वाटरफॉल के अंदर हम रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट अलग करते हैं, मैनेजमेंट अलग करते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? कोई मुश्किल, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है? मेक सेंस? कोई समझने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? समझ में आ रही है भाई? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी एक्सीलेंट रिक्वायरमेंट क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो हम कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि व्हाट इज़ एक्सीलेंट रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो हम समझ लेते हैं इसका क्या मतलब है, उसके बाद फिर हम इसको ख़त्म करके लाइक अटेंडेंस ले लेंगे। ज़रा पढ़िए, फिर मैं समझाता हूँ इसका मतलब। कंप्लीट, करेक्ट, इसका मतलब क्या है? ठीक है, अभी हो सकता है कि आपको ये अंग्रेजी का वर्ड कंप्लीट समझ में नहीं आ रहा हो, क्योंकि आपने कभी रिक्वायरमेंट उस तरह से नहीं ली है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ऐसा प्रोसेस जो आपको शायद पता हो, मसलन क्लिनिक का प्रोसेस। क्लिनिक का प्रोसेस क्या है कि आप जाते हैं और रिसेप्शन पे उसको बताते हैं, जी मुझे नो गला ख़राब है, ईएनटी स्पेशलिस्ट को देखना है। तो वो कहेगा जी, टोकन दे देगा आपको 5 नंबर, और ये 4 मरीज पहले से बैठे हुए हैं। तो दैट्स अ प्रोसेस, ठीक है। तो अगर इसको कहते हैं आउट पेशेंट या ओपीडी, ठीक है। तो अब ये हमने रखी है कि जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहे हैं तो खाली डेटाबेस और फ्रंट एंड ये सब नहीं है, लेकिन डोमेन की नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कंप्लीट रिक्वायरमेंट का मतलब है कि वो पूरा साइकिल बताएगा आपको कि जाओ आप यहाँ बैठते हैं, उसके बाद फिर आप टोकन ले लेते हैं, फिर जब आपकी बारी आती है डॉक्टर को दिखाते हैं और उसमें इतने पैसे देते हैं, उसके बाद फिर आप बाहर निकल जाते हैं। तो ये कंट्रोल है, ये सारी चीज़ें, यानी पूरा साइकिल आपको बताए और उससे आप सॉफ्टवेयर बना सकें, कोई चीज़ इनकम्प्लीट ना हो, ऑल द इंफॉर्मेशन, ये बहुत ज़रूरी है। बाज़ दफ़ा होता है कस्टमर के जहन में कुछ होता है और वो कहता नहीं है, वो कहता है ये तो मालूम ही होगा,
अब ये मालूम ही होगा इज गिविंग यू एन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, तो वो सारा आपने क्या करना है, आपने तो सॉफ्टवेयर बनाना है ना, स्क्रीन बनाना है, रिपोर्ट बनानी है, तो अगर कहीं पर कोई चीज कंप्लीट नहीं है तो ये नहीं हो पाएगा। तो यू नीड ऑल इंफॉर्मेशन, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, अच्छा होता क्या है कि जब हम लिखते हैं और कस्टमर कहते हैं मैं बाद में बताऊंगा, तो हम लिख देते हैं टू बी डिफाइंड, टू बी डी उस पर लिखा होता है, तो टू बी डिफाइंड, तो इसका मतलब है अभी रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं है, कस्टमर से ने कहा है मैं बताऊंगा। ठीक है, ताकि आपको मालूम हो जाए कि ये अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। व्हाट इज करेक्ट, बाज़ दफ़ा होता क्या है कि एक प्रैक्टिस होती है जो वो यूज कर रहे होते हैं और जो कि वो एग्रीड अपॉन नहीं होती है, यानी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस वो नहीं होता है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहती है ऐसे हो, लेकिन वो ऐसे होता है। फॉर एग्जांपल मैं एक बैंक की एग्जांपल दूं, एक बहुत बड़ी बैंक थी जहां पर हम प्रोसेस बना रहे थे, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस। तो उनका प्रोसेस ये था कि जी कैश नहीं लेना है, क्योंकि कैश होता है तो हमारा कंट्रोल लूज हो जाता है। ठीक है ना, तो हमें कैश नहीं लेना है, चेक लेना है, और चेक का नंबर और ये सारी चीजें। तो जो हमने स्क्रीन बनाई तो उसमें चेक का नंबर था, बैंक का नंबर, जो चेक की डिटेल होती है। तो पता चला लाहौर में उन्होंने कहा जी हमसे तो बिजनेस नहीं हो रहा, हम तो कैश लेते हैं। अब वो कह रहे हैं कैश ही तो नहीं लेना है, तो इसका मतलब करेक्ट इन्फॉर्मेशन आप ले ली तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा और इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी। तो फिर आपने पॉलिसी मैटर्स को डिस्कस करना होता है कि व्हाट इज द करेक्ट इन्फॉर्मेशन, व्हाट इज द पॉलिसी, व्हाट इज द बिजनेस रूल। तो बिजनेस रूल ये कहता है, तो इसका मतलब है आपको डोमेन का पता होना चाहिए, चीज़ों का पता होना चाहिए, करेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो जब आपको इन्फॉर्मेशन होगी तो आप कहेंगे नहीं ये तो शायद मुझे सही नहीं लग रहा है, फिर आप वेरीफाई करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अच्छी रिक्वायरमेंट में क्या हो गया, कंप्लीट हो गई, करेक्ट हो गई। ठीक है, उसको वेरीफाई कर लें। ठीक है, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, यानी कराची वाले कुछ और प्रोसेस यूज कर रहे हैं, लाहौर वाले कुछ और प्रोसेस कर रहे हैं, मुल्तान वाले कुछ और प्रोसेस कर रहे हैं, तो इनकंसिस्टेंसी है। ठीक है ना, रिक्वायरमेंट अलग अलग है, हालांकि ऑर्गेनाइजेशन तो वो एक ही है, एक ही बड़ा बैंक है हाउस बिल्डिंग फाइनेंस। ठीक है, तो करेक्ट होना चाहिए, एम्बिगिटी नहीं होनी चाहिए। एम्बिगिटी क्या चीज़ है, फॉर एग्जांपल मैंने एक जुमला अंग्रेजी में, अंग्रेजी इज़ नॉट माय नेटिव लैंग्वेज एंड इट्स नॉट योर एज वेल, तो हो सकता है कि मैंने कुछ लिखा हो और आपको समझ में कुछ आ रहा हो। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई जुमला है तो उसको कहते हैं रिव्यू करना, डॉक्यूमेंट को रिव्यू करना। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो ऑथर से पूछ लो कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, अगर उसका मेरे जहन में कुछ और मतलब आ रहा है और आपने कुछ और लिखा हुआ है, तो मैं कहता हूँ नहीं, इसको एग्जाम्पल लिखो और इसको रीफ्रेज कर लो, क्योंकि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग से ये कस्टम डेवलपमेंट टीम को कुछ और समझ में आएगा, वो गलत सॉफ्टवेयर बना देगा, गलत इंटरप्रेट कर लेगा। तो एम्बिगिटी नहीं होनी चाहिए डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है ना, तो एनीथिंग डज नॉट मेक सेंस रेज योर हैंड, ये हमने क्यूए को सिखाया होता है कि क्यूए जब रिव्यू करता है और कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसमें लाइन लगा लेता है या हाईलाइटर लगाता है, फिर वो पूछता है ऑथर से। कोई एम्बिगिटी नहीं होनी चाहिए। वेरीफाइबल, यानी उसका आप टेस्ट केस बना सकें और उसको किसी तरह से वेरीफाई कर सकें कि भाई अगर ये यही प्रोसेस है तो मैं कैसे कहूँगा कि सक्सेस कैसे होगी या वेरीफाई कैसे होगी, तो आप एक टेस्ट केस लिख पाएंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा हुआ और ये हुआ, यानी अगर आप कैलकुलेटर ले रहे हैं तो कैसे वेरीफाई करेंगे ये सही है। आप कैलकुलेटर खोलेंगे, 2+2 करेंगे, कुछ फंक्शंस करेंगे, और वो फंक्शंस एक्चुअली टेस्ट केसेस हैं। आपको मालूम है कि 2+2 क्या होना चाहिए, 3+2 क्या होना चाहिए, तो यू वेरीफाई। ठीक है, तो इसी तरह से आप उसकी लॉजिक को टेस्ट कर लेते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे रिक्वायरमेंट सही होती है। अगर ये नहीं है, वेरीफाइबल नहीं है, एम्बिगिटी है, कंप्लीट नहीं है, तो फिर सॉफ्टवेयर कैसे बनेगा। और आप लिख दिया और सर पकड़ के, अरे इसका क्या मतलब है यार, कस्टमर ने ये बताया था। तो इसका मतलब है गो एंड आस्क, कस्टमर से पूछ लीजिए इसका क्या मतलब है। अजम्पशन की बेस पे ना हो, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग की बेस पे ना हो, वरना फिर वो बाद में कहेगा कि नहीं मैंने तो ये नहीं बताया था, मैं तो इसका ये मतलब था। तो इसका बेहतर ये तरीका है कि आप अभी पूछ लीजिए बनाने से पहले, क्योंकि डिजाइन डेवलपमेंट सारी जो एक्सरसाइज होगी वो जाया चली जाएगी। ठीक है, कंसिस्टेंट होनी चाहिए, मॉडिफाइबल होनी चाहिए, ट्रेसेबल होनी चाहिए। कंसिस्टेंट है जैसे भी हमने पढ़ लिया कि एक जगह कुछ और है, दूसरी जगह कुछ और है। ठीक है, और ये बड़ी नॉर्मल सी बात है। तो आप क्या करते हैं, सारे लोगों को बिठाते हैं और कहते हैं आप डिसाइड करें, मेरा काम नहीं है डिसाइड करना, आपका काम है। तो रिक्वायरमेंट जो है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन तो एक प्रोसेस को फॉलो करेगा ना। तो जब मैनुअल होता है तो लोग थोड़ा सा डॉच कर लेते हैं या चेंज कर लेते हैं, लेकिन ऑटोमेटेड होगा तो फिर एक ही प्रोसेस होगा।
मॉडिफाइबल यानी डॉक्यूमेंट इस तरह से बने आपका जो चेंज हो, तो उसके अंदर हम जब आप लिखेंगे, अभी हम नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें देखेंगे डॉक्यूमेंट कैसे बनता है, एसआरएस कैसे बनती है। तो एसआरएस सेक्शन वाइज हो, मॉडिफाइबल हो, जल्दी से चेंज हो, ऐसा ना हो कि वो चेंज करने में ही 4 दिन लग जाए। ट्रेसेबल हो, ठीक है, फॉरवर्ड ब्रैकेट ट्रेसेबल। मैं एक तस्वीर बना के फिर आपको दिखा दूंगा कि ट्रेसेबल का क्या मतलब है। जो मैंने जो जुमला कहा है, रिक्वायरमेंट डिज़ाइन से डिज़ाइन, कोडिंग से कोडिंग, टेस्टिंग से, तो मैं अभी बना के, ताकि नेक्स्ट जब हम मंडे को मुलाकात करें तो ट्रेसेबल हो। ये होता है। तो समझ में आई रिक्वायरमेंट अच्छी कैसे होगी या एक्सीलेंट कैसे होगी। तो गुड रिक्वायरमेंट कहूँ तो उसका क्या मतलब है? गुड का मतलब है कंप्लीट होगी, ट्रेसेबल होगी, कंसिस्टेंट होगी। अब ये सारी चीज़ें लिखते वक्त आपको मालूम होना चाहिए। क्लियर है ये चीज़? कोई चीज़? ये दैट वाज द लास्ट स्लाइड। लेक्चर का टाइम भी हो गया जी। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है? ठीक है, बात समझ में आ रही है जी? समझ में आ रही है, चलिए, थैंक यू। चलिए, तो मैं आपकी रिकॉर्डिंग को पॉज कर लेता हूँ और आपकी